आज हम करने जा रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका भी आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है। और दो अमेरिकाज हैं, एक है इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ तो उसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, और एक जो है वो इक्वेटर से साउथ की तरफ है तो उसको कहते हैं साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को हमने डिस्कस कर लिया था। अब नॉर्थ अमेरिका को अगर आप मैप पर देखें तो देखिए इसकी ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, और फिर नॉर्दर्न साइड पे है आर्कटिक ओशन, और नॉर्थ ईस्ट में है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये है बेसिकली पार्ट ऑफ डेनमार्क, मतलब ये टेरिटरी ऑफ द डेनमार्क है। इसकी वेस्टर्न साइड पे है पैसिफिक ओशन, और इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट इसको अलग कर रही है एशिया से, और एशिया में कौन सा इलाका है? रशिया। और अमेरिका का कौन सा हिस्सा है? अलास्का, जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, बल्कि ये अमेरिका की एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है। और अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में ऑब्वियसली साउथ अमेरिका है। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 49 स्टेट है। 50th जो है ना वो क्लियर है, 50th स्टेट जो है वो हवाई को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, 50th स्टेट जो है ना वो एग्जाम में भी आती है, वो हवाई है। अच्छा बच्चों, इसमें ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसका ये जो हिस्सा है मैक्सिको से लेकर यहाँ साउथ अमेरिका तक, मैक्सिको से लेकर ये जो साउथ अमेरिका तक का हिस्सा है, ये जो बारीक सी एक पट्टी है, इसको सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं। इसको सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं। इसमें ये कैरिबियन के जजायर भी आ जाते हैं। यहाँ पे है कैरिबियन सी, और इसके आसपास जो है ये कोई 10-12 कंट्रीज हैं, और यही वो कंट्रीज हैं जिनको कहा जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। यहाँ पे आप देखें तो ये बॉर्डर है यूएसए और कनाडा का, और ये 59 डिग्री पे लोकेटेड है इक्वेटर से। तो इसको 49 डिग्री पे लोकेटेड है, तो इसको 49th पैरेलल लाइन कहते हैं, क्योंकि हर वो बॉर्डर जो कि ईस्ट से वेस्ट में होता है ना, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये बॉर्डर कहलाता है 49th पैरेलल लाइन। और ये दो कंट्रीज के दरमियान ये सबसे बड़ा बॉर्डर है। दो कंट्रीज का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो यूएसए और कनाडा के दरमियान का जो बॉर्डर है। कनाडा, इसके आइलैंड्स हैं। कनाडा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो कोस्टल एरिया है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। कनाडा का जो कोस्टल एरिया है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। कनाडा एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क समझा जाता है, जबकि अमेरिका पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री समझा जाता है। और आई थिंक एरिया के लिहाज से भी ये दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री ही है, अमेरिका। यहाँ पे अगर आप देखें एक सी है जो कहलाता है लैब्राडोर सी, और इसका नाम जो है, लैब्राडोर नाम का एक डॉग भी होता है, तो क्योंकि इंटरेस्टिंग नेम है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा और ग्रीनलैंड के दरमियान है लैब्राडोर सी। यहाँ पे आप देखें तो बैफिन बे है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हुडसन बे है। और इधर 5 ग्रेट लेक्स हैं। इन ग्रेट लेक्स को हम डिटेल्स में जाके डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चों मैप अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। ये भी एक ज्योग्राफिकल मैप है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स दिखाए गए हैं। ये है कोलोराडो रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी और मिसूरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और ये रिवर मैकेंजी, ये एग्जाम में आता रहता है, कनाडा में लोकेटेड है।
और यहाँ पे देखें तो इस रिवर का नाम है चर्चिल। चर्चिल जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी था सेकेंड वर्ल्ड वार में। मिस्टर चर्चिल जो है ये यूके का प्राइम मिनिस्टर था। और चर्चिल यूएनओ के फाउंडिंग फादर्स में भी शामिल है। तो चर्चिल रिवर कहाँ पे है? कनाडा में। बच्चों अमेरिका डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। मिसोरी, इंडियाना। इंडियाना तो वहां की एक स्टेट का नाम है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था इन 1492। और इसको फाइनेंस किया था इंडिया में मैसूरी। नहीं, मेरे जहन में तो नहीं आता। चलें इसको चेक करेंगे, गूगल करेंगे इसको। तो बच्चों क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये सामने आपके वो रास्ता है जो उसने अडॉप्ट किया था 1492। और ये देखें वो लैंड कहाँ पे जाके कर रहा है, ये जो येलो लाइन है वो जाके लैंड कर रहा है वेस्ट इंडीज में, कैरिबियन। तो क्योंकि वो इंडिया का रास्ता डिस्कवर कर रहा था, तो यहाँ पे आके उसने कहा, क्योंकि ये वेस्ट में आया था यूरोप से, और वो यहाँ पहुंचा और वो इंडिया को ढूंढ रहा था, तो इस रीजन को फिर वेस्ट इंडीज कहा गया। और जो यहाँ के लोग थे उसको इसने कहा कि ये रेड इंडियंस हैं। जब उसके स्टाफ ने पूछा कि ये इंडियंस तो नहीं लगते, तो उसने कहा ये इंडियंस हैं लेकिन थोड़े से रेड हैं। तो वहां से ये जो इधर के लोकल्स थे वो रेड इंडियंस कहलाए। कोलंबस और इसके बाद आने वाले जो थे ना, वो ये नहीं समझ सके कि उन्होंने एक नया जमीन का टुकड़ा डिस्कवर कर लिया है। वो इसको इंडिया ही समझते रहे, एशिया ही समझते थे वो इसको। तो पहला शख्स जिसने इसको न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था वो है अमेरिगो। अमेरिगो ने इसको न्यू वर्ल्ड का नाम दिया, तो फिर इसी अमेरिगो के नाम पर इस रीजन को अमेरिका का नाम दिया गया। तो ये इस अमेरिगो नामी शख्स के नाम पर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अमेरिका कहलाते हैं। इस कॉन्टिनेंट में बच्चों 23 कंट्रीज हैं। ये तीसरा लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अब आप लोग, क्योंकि हमारा ये सातवां कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गया है, अब आप अपने पास एक चार्ट बनाएं नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक इन टर्म्स ऑफ एरिया, और फिर 1 से लेकर 7 तक बनाएं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इधर अगर हम इसकी माउंटेन रेंजेस की बात करें, तो कल हमने डिस्कस किया था एंडीज को साउथ अमेरिका में। वो दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज था। और यहाँ पे है रॉकी माउंटेन्स, ये इसकी वेस्टर्न साइड पे। तो ये दूसरा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। तो हमने रॉकी को याद रखना है, हमने ये ब्रूक्स रेंज को याद रखना है, ब्रूक्स रेंज। और हमें याद रखना है एपलाचियन। एपलाचियन माउंटेन्स जो हैं ये अमेरिका में लोकेटेड है। Appalachian, Rocky Mountains and Brook Range। कनाडा जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के लिहाज से। और नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। यूएसए जो है ये पॉपुलेशन के लिहाज से नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। और जो सबसे छोटा कंट्री है वो सेंट किट्स एंड नेविस। ओरिजिनली जब 1776 में यूएसए बना था, तो ये 13 स्टेट्स थी। ये टोटल 13 स्टेट्स थी। अब अमेरिका की जो स्टेट्स हैं वो 50 है। ये 13 से इंक्रीज होती रही। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से वो है अलास्का। ये कुछ एरियाज हैं जो इन्होंने परचेज किए थे। फ्लोरिडा जो है वो स्पेन से परचेज हुआ था 1819 में। और अलास्का जो स्टेट है वो रशिया से परचेज हुई थी इन 1867। तो ये एग्जाम में आती रहती है अलास्का।
यूएसए में बच्चों एक रिवर है जिसका नाम है रो रिवर, ROE, रो। तो ये जो रो रिवर है ना, ये दुनिया का शॉर्टेस्ट रिवर है। नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है, और रिवर रो जो है ये शॉर्टेस्ट है। CNN, इसका एब्रीवेशन पूछा जाता है, केबल न्यूज नेटवर्क। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया। तो बस ये दो चीजें याद रखनी है आपने। CNN स्टैंड्स फॉर, और ये कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया। यूएसए का जो कैपिटल है ना बच्चों, जैसे कि पाकिस्तान जब बना था तो इसका कैपिटल कराची था, बाद में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। तो जब यूएसए बना था तो इसका कैपिटल था न्यूयॉर्क। फिर 1790 में वाशिंगटन DC जो है, ये यूएसए का कैपिटल बना। वाशिंगटन DC 1790 में यूएसए का कैपिटल बना, और इसको 42nd स्टेट ऑफ यूएसए भी कहते हैं। अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर ना यूएनओ का हेड ऑफिस है, और यूएनओ का जो सेकंड हेड ऑफिस है वो मैंने आपको बताया था, वो जेनेवा में। जबकि वाशिंगटन के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक के हेड ऑफिस हैं। हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से पढ़ेंगे। न्यूयॉर्क, बच्चों इसके बहुत सारे नाम हैं। एम्स्टरडेम जो है ना, ये नेदरलैंड के कैपिटल को कहते हैं। तो न्यूयॉर्क का जो पुराना नाम है वो न्यू एम्स्टरडेम है। न्यू एम्स्टरडेम। इसको बच्चों बिग एप्पल भी कहते हैं। बिग एप्पल जो है ये एक इंग्लिश फ्रेज समझ लें आप, इसका मतलब है द बेस्ट प्लेस टू लिव, और बेस्ट सिटी भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब बिग एप्पल का मतलब बेस्ट सिटी भी है। तो न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क, इसके जो फार्म हाउसेस थे उनकी वजह से इसको बिग एप्पल कहा जाता था। मतलब ये एक बड़ा फेवरेट किस्म का सिटी था, एक बड़ा मॉडर्न सिटी था। तो बिग एप्पल। फिर बच्चों, क्योंकि ये फाइनेंशियली, सॉरी, इकोनॉमी के लिहाज से और ये पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, तो इसको कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फिर यहाँ पे आप देखें बहुत बुलंद बुलंद बिल्डिंग्स भी हैं, तो इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स भी कहते हैं। और न्यूयॉर्क जो है ये पहली अमेरिकन स्टेट है जिसने 5 फरवरी को कश्मीर डे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। अमेरिका की कोई भी दूसरी स्टेट ने अब तक कश्मीर डे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन न्यूयॉर्क जो है इसने 2021 में 5 फरवरी को कश्मीर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया था। न्यूयॉर्क में लेडी लिबर्टी भी है। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो इसको लेडी लिबर्टी भी कहते हैं। और यहाँ पे देखें, ये दरिया है जिसके किनारे पर ये लोकेटेड है। तो न्यूयॉर्क सिटी किस दरिया के किनारे पे लोकेटेड है ये भी पूछा जाता है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये किस दरिया के किनारे पे लोकेटेड है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका दोनों का एक ही जवाब है, हुडसन रिवर, HUDSON। ये आपके सामने लिखा हुआ है, हुडसन रिवर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को। और ये यूएसए का जो 100 साल थे इंडिपेंडेंस के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर रोमन लैंग्वेज के अंदर यूएसए की इंडिपेंडेंस की डेट लिखी हुई है, July 4, 1776। और उस पर लिखा हुआ कुछ इस तरह से, जुलाई, और उसके बाद IV यानी कि 4, देन MDCCL XX VI, जिसका मतलब है 1776। तो बच्चों ये रोमन जो काउंटिंग है ये भी एग्जाम में आ जाती है। तो 10 तक तो डेफिनेटली आपको आती है, बल्कि इससे आगे जो है वो भी आप लिख लेते होंगे। लेकिन 50, 100, 500 और 1000, इसको क्या कहते हैं? और जो एग्जाम में मोस्टली आता है वो 100 वाला आ जाता है। तो भाई 100 को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, तो रोमन में इसको C से जाहिर करते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है आपको नहीं बोलना चाहिए।
और हमेशा आप जब जाते हैं तो जो लार्जर साइज होता है उसको एल एक्स नहीं कहते, बल्कि उसको एक्स एल कहते हैं। तो पहले एक्स आता है यानी कि वो छोटा नंबर है, और एल जो है वो उससे बड़ा नंबर है। तो 10 के बाद 50 है, तो एक्स के बाद एल है, देन सी फॉर 100, और सी के बाद आपको पता डी आता है। और यहाँ पे इस काउंटिंग में जो नेक्स्ट नंबर है वो 500 है, तो सी से बड़ा डी होता है, तो डी इज 500, और एम स्टैंड्स फॉर 1000। अमेरिका की जो कुछ फेमस सिटीज हैं उनके टाइटल्स हैं। लॉस एंजल्स इसका, इस सिटी का ना बहुत बड़ा नाम था, और उसके आखिर में था लॉस एंजल्स। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी सारा नाम खत्म हो गया, लॉस एंजल्स रह गया। इसको सिटी ऑफ एंजल्स भी कहते हैं इसके नाम की वजह से। कैप कैनेडी, यहाँ से अमेरिका की स्पेसशिप्स जाया करती हैं, तो इसको द सिटी ऑफ स्पेस शिप्स भी कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को, इसको गोल्डन गेट सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज है गोल्डन गेट के नाम से, इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, आगे चल के आपको उसकी पिक्चर भी दिखाएंगे। शिकागो जो है ये यहाँ पर लोकेटेड है, इसके साथ ये लेक्स हैं, तो शायद उस वजह से यहाँ पे हवाएं चलती हों, तो इसको विंडी सिटी भी कहते हैं। वाशिंगटन जो है इसको द सिटी ऑफ मैग्निफिशेंट डिस्टेंसेस भी कहते हैं। और डेट्रॉइट जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको मोटर सिटी भी कहते हैं। फिर दो स्ट्रीट्स हैं अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट है, ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये थिएटर्स वगैरह की वजह से मशहूर है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से वो है वॉल स्ट्रीट। ये बैंकिंग और फाइनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहीं से एक अमेरिकन मैगजीन भी पब्लिश होता है, बड़ा फेमस है दुनिया में, वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से। और फिर न्यूयॉर्क में बच्चों, कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स होते थे। जब हमने एशिया को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है अफगानिस्तान की तरफ से इस पे हमला किया गया। तो उस जगह पे अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई। हर साल वहां पर उनकी जो कैजुअलिटीज थी उनको याद किया जाता है। तो ये वो लोकेशन है, ये एक, और यहाँ पे दूसरा, तो ये दो टावर्स थे, दोनों की जगह पे अब खाली जगह रखी हुई है, इसको कहते हैं ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो क्या है? ये वो लोकेशन है जहाँ पे कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। फिर आईवी लीग, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं 8। आप ये समझ लें कि ये अमेरिका की 8 प्रीमियम यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको आईवी लीग कहा जाता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से क्या मुराद है? ये न्यूयॉर्क के अंदर है, और यहाँ पे आप समझ लें कि इनके सरकारी ऑफिस हैं। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे सरकारी ऑफिस हैं। कराची में भी इस तरह का कंसेप्ट जो है वो मौजूद है, तो इसको कहते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। सिटी सेंटर है कराची के अंदर भी, तो उसके अंदर भी ऐसे ही है, काफी सारे ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, लाइक नादरा पासपोर्ट ऑफिस वगैरह। अच्छा बच्चों, ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स हैं। चुनहान डेजर्ट है यहाँ पे, सोनोरान डेजर्ट है, मोजेव डेजर्ट है, और ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। वैसे ये कभी एग्जाम में देखे नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा आप इनको। सिलिकॉन वैली इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा जाता है, तो ये कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। कैलिफोर्निया बच्चों अमेरिका की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है। अलास्का जो है वो रकबे के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है, और कैलिफोर्निया ये आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ी स्टेट है, और ये रिचेस्ट स्टेट भी है अमेरिका की। और इसी में सिलिकॉन वैली के नाम से एक एरिया है जहां पर जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, लाइक एप्पल, फेसबुक, गूगल, पेपॉल, लिंक्डइन वगैरह, तो उनके ऑफिसेज यहाँ पे लोकेटेड हैं, तो इनको कहते हैं सिलिकॉन वैली। और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये मुझे बताएं कि इंडिया का कौन सा शहर जो है वो इंडियन सिलिकॉन वैली कहलाता है? मैंने बताया हुआ है ये आपको। थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। हाँ शाबाश, बंगलोर।
डेथ वैली बच्चों ये भी कैलिफोर्निया में है, एक जगह है जहां पर टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑन द अर्थ है। दैट वाज समटाइम्स 56.7 डिग्रीज, और ये 1913 में वहां पे रिकॉर्ड किया गया था। ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है दुनिया में। और हॉलीवुड जो है बच्चों ये भी लॉस एंजलिस का एक इलाका है, और ये भी लॉस एंजलिस जो है वो भी कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। तो हॉलीवुड भी कैलिफोर्निया में है, डेथ वैली भी कैलिफोर्निया में है, और सिलिकॉन वैली जो है ये भी कैलिफोर्निया में है। ये चार्ट है जिसमें दुनिया में जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स हैं वो दिखाए गए हैं, लेकिन ये 2021 तक का चार्ट है। इसके बाद मुझे इस तरह का चार्ट मिला नहीं है। मुझे नहीं ख्याल इसमें कोई चेंजेस आई है, लेकिन फिर भी आप लोग देख क्रॉस चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। फिर बच्चों ये गोल्डन गेट ब्रिज है सान फ्रांसिस्को, और जो सान फ्रांसिस्को है ये एक शहर है अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में। ये जो गोल्डन गेट ब्रिज है ना, इसके बारे में कहा जाता है ये सबसे ज्यादा तस्वीरें जो है ना वो इस पे बनाई जाती हैं दुनिया में। किसी एक जगह पे अगर सबसे ज्यादा पिक्चर्स बनाई जाती हैं तो वो ये गोल्डन गेट ब्रिज है। फिर ये वो 5 लेक्स जिसका मैंने जिक्र किया था जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे लोकेटेड है। इनमें से ये जो मिशिगन है ये तो अमेरिका में है, और अमेरिका की एक स्टेट का नाम भी मिशिगन है। बाकी जो चार है ना वो बॉर्डर पर लोकेटेड है। ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर। याद करके बताएं, कल मैंने एक लेक के बारे में बताया था, लेक आयर, EYRE, वो किस कंट्री में थी। इनको याद रखने के लिए बच्चों आप एक एब्रीवेशन बना सकते हैं होम्स के नाम से। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर एरी, और S फॉर सुपीरियर। सुपीरियर जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और हमने डिस्कस किया था कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जब बात करते हैं तो रशिया की एक स्टेट है, रशिया की एक लेक है बेकाल। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेक है। जी शाबाश, ऑस्ट्रेलिया। तो लेक बेकाल सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और लेक सुपीरियर जो है ये सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और फिर इन्हीं लेक्स के दरमियान नियाग्रा फॉल्स है। नियाग्रा फॉल्स के बारे में क्वेश्चन आता है कहाँ पे है, तो ये बेसिकली बॉर्डर पर है USA और कनाडा के। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि भाई कोई एक बताओ, तो फिर हम कहेंगे कनाडा में है, क्योंकि ये टोरंटो के बिल्कुल साथ है। बच्चों प्रेरीज, कल हमने डिस्कस किया था पाम्पास। यहाँ पे देखें, साउथ अमेरिका के जो ग्रासी एरियाज हैं, ग्रास लैंड जिनको कहते हैं, उनको कहते हैं पाम्पास। और जो नॉर्थ अमेरिका के उनको कहते हैं प्रेरीज। और जो एशिया के हैं उनको कहते हैं स्टेपीज। और जो अफ्रीकन हैं उनको कहते हैं सवाना। और टुंड्रा जो है ये नॉर्थ पोल के जो इलाके हैं उनको कहते हैं। मतलब इन द नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड जो ग्रास लैंड्स हैं, ये वाले जो ग्रास लैंड्स हैं ना, ये रशिया वाले ये पूछ लिए जाते हैं, इनको टुंड्रा कहते हैं। तो ये 5 टाइप के ग्रास लैंड्स को आपने याद रखना। माउंट माउंट मैकिनले ये हाईएस्ट पीक है अमेरिका की। मिसिसिपी जो है ये लार्जेस्ट रिवर है, और जो मिसूरी है ये लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का। और 49th पैरेलल लाइन हमने डिस्कस किया था, ये USA और कनाडा का बॉर्डर है। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दो कंट्रीज के दरमियान पूरी दुनिया में। पनामा इस्थमस, ये जो सेंट्रल अमेरिका है, फिर सेंट्रल अमेरिका के बाद आगे साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है, तो दरमियान में आ जाता है सेंट्रल अमेरिका, और आखिर में बिल्कुल बारीक सी पट्टी है जिसको कहते हैं पनामा। और इस्तमस हमने डिस्कस किया था कि ये वो लैंड होता है जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट। तो पनामा जो है ये इस्तमस भी है,
और पनामा जो है ये एक कैनाल भी है, क्योंकि इसके एक तरफ जो है वो कैरिबियन सी है, और इसके दूसरी तरफ जो है वो पैसिफिक ओशन, और उसका इलाका बनता है गल्फ ऑफ पनामा। तो ये जो पनामा कैनाल है ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करती है। जी बिल्कुल। टुंड्रा जो है ये साइबेरिया के जो इलाके हैं ना, रशिया का जो नॉर्थ है वो साइबेरिया कहलाता है, तो साइबेरिया के जो ग्रासी एरियाज हैं उनको कहते हैं टुंड्रास। पनामा कैनाल कब बनाई गई थी? पनामा कैनाल जो है ये 1914 में ओपन की गई थी, और ये यूएसए ने बनवाई थी। यूएसए ने फिर 1999 में पनामा कैनाल जो है ये पनामा के हवाले की। पनामा एक कंट्री का नाम है। ये बच्चों अमेरिकन स्टेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो हमने डिस्कस किया था। अलास्का है। अलास्का जो है इसमें सबसे ज्यादा लेक्स भी पाई जाती हैं। हवाई जो है ये अमेरिका को ज्वाइन करने वाली आखिरी स्टेट है, तो इसको 50th स्टेट ऑफ यूएसए कहते हैं। ये अमेरिका की 50वीं रियासत है। कब इसने ज्वाइन किया था ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये 21 अगस्त तो याद नहीं रखना, लेकिन आपको 1959 याद रखना है। होनोलुलु ये एक सिटी का नाम है हवाई में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मैसाचुसेट्स में लोकेटेड है। और आप हैरान होंगे कि हार्वर्ड का जो सालाना बजट है वो 6 अरब डॉलर है। हम एजुकेशन पे इतना खर्च नहीं करते जितना एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट है। अच्छा, रोड्स आइलैंड ये भी अमेरिकन एक स्टेट है। ये स्मॉलर स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अलास्का जो है ये लार्जर स्टेट है। और जो वायोमिंग के नाम से एक स्टेट है ये स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वर्जीनिया के नाम से एक स्टेट है, इसको कहते हैं द मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स। ज्यादा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं उनका ताल्लुक वर्जीनिया से था। ब्लैक्स ब्लैक लाइव्स मैटर ये एक मूवमेंट है जो कि अमेरिका में चलती है और 2013 से चल रही है। जॉर्ज लॉयड को कत्ल किया था तब ये बड़ा हाईलाइट हुआ था, लेकिन उससे पहले से ये तहरीक चल रही है। बस आपने याद रखना है कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये मूवमेंट कहाँ पे चल रही है, तो ये अमेरिका में चल रही है। अच्छा, अपाची हेलीकॉप्टर्स ये यूएसए के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इंडिया ने परचेज किए थे। कैरी लोगर बिल ये बहुत अरसा तक एग्जाम में आता रहा। ये फाइनेंशियल एड थी पाकिस्तान के लिए। 2010 से लेके 2014 तक 5 साल तक का ये प्रोग्राम था, और अमेरिका ने पाकिस्तान को 2.5 बिलियन डॉलर्स हर साल देना थे। तो ये टोटल 12.5 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए अमेरिका की तरफ से। वर्जीनिया जो है ना ये अमेरिका की रियासत है एक। तो इस रियासत से अमेरिका के जो ज्यादातर प्रेसिडेंट्स हैं ना उनका ताल्लुक वर्जीनिया से है, और या ओहायो से है। वैसे अब तो ओहायो और वर्जीनिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं इनकी तादाद बराबर है जब से ओबामा प्रेसिडेंट बना था, लेकिन फिर भी वर्जीनिया को कहा जाता है कि ये प्रेसिडेंट्स की स्टेट है, मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो कैरी लोगर बिल बच्चों इसकी कितनी अमाउंट थी? ये 12.5 बिलियन डॉलर्स का था। जॉन कैरी ये अमेरिका का वो था, फॉरेन मिनिस्टर था। तो ये उसने ये बिल पेश किया था। वैसे ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने जब रेजिस्ट करना शुरू किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान से को ये एड प्रपोज की कि आप हमें ड्रोन अटैक्स करने दें, हम आपको बदले में एड देंगे। तो फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि ओके फाइन, आप ड्रोन यूज कर लें, बस ये है कि हम मजम्मत करते रहेंगे, आपने हमारी मजम्मत को सीरियस नहीं लिया।
मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो पाकिस्तानियों के साथ डबल गेम कर रहे थे। इनको दिखाते थे कि देखिए हम अमेरिका के साथ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जब ये बिल साइन किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को तसल्ली करवाई थी कि हम आपके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेंगे, हम जो भी कहें बस आपने उसको फॉर्मेलिटी समझना है, हम अपने लोगों को खुश करने के लिए करेंगे, अदरवाइज वी डू नॉट मीन दैट। अच्छा, यूएसए जो है बच्चों डिफेंस के लिहाज से ये सबसे बड़ा स्पेंडर है। तो नेशनल डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्चा यही करता है। यूएनओ का जो बजट है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो भी यूएसए है। लेकिन मुझे याद है एक पेपर में ये भी आया था कि सेकंड सबसे बड़ा फाइनेंसर कौन है। तो सेकंड सबसे बड़ा जो फाइनेंसर है यूएनओ के बजट का वो चाइना है, और उसके बाद फिर जापान है। और हमने डिस्कस किया था ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो यूएसए है, और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा यूएसए है। यही वजह है कि यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो सऊदी रहती है। सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स अमेरिका ने विन किए हैं। सबसे ज्यादा नोबेल जो प्राइस हैं ये भी अमेरिकन ने विन किए हैं। कल हमने डिस्कस किया था 413 इसकी तादाद थी। सबसे ज्यादा कर्जा भी अमेरिका पर है। सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट दुनिया में अमेरिका जनरेट करता है। अमेरिका को सबसे पहले मराकेश ने कबूल किया था। पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो भी अमेरिका को करता है, तो अमेरिका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भी कहते हैं। जहां तक बच्चों यूएस की पार्लियामेंट की बात है, तो यूएसए ने वुमन को वोटिंग राइट्स दिए थे 1929 में। क्या मुझे बता सकते हैं वो पहला कंट्री कौन सा था जिसने वुमन को वोटिंग राइट्स दिए थे? शाबाश, न्यूजीलैंड। हाँ शाबाश, 1893 में। अच्छा बच्चों, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है इसके भी दो हाउस हैं। जैसे हमने कल ब्रिटेन को देखा था उसके दो हाउस हैं, जैसे पाकिस्तान के दो हाउस हैं, तो अमेरिका के भी दो हाउस। एक है अपर हाउस जिसको कहते हैं सेनेट। उसके टोटल मेंबर्स हैं 100, और उसका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स होता है। अमेरिका की 50 रियासतें हैं, हर रियासत को दो सेनेटर्स दिए गए हैं। जैसे पाकिस्तान में हर सूबे के 23 सेनेटर्स हैं, तो अमेरिका में हर रियासत के, हर स्टेट के दो सेनेटर्स हैं। तो अमेरिका की 50 रियासतें हैं और अमेरिका में टोटल 100 सेनेटर्स हैं। और जो दूसरा हाउस है, लोअर हाउस, वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, इसके टोटल 438 मेंबर्स हैं। इन 438 मेंबर्स में से 435 जो है ये इलेक्ट होके आते हैं। इनका जो टेन्योर होता है सबका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, वो सिर्फ 2 साल है। जो अपर हाउस है वो 6 साल के लिए आता है। जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है ये 4 साल के लिए आते हैं। लेकिन जो इनका लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सिर्फ 2 साल के लिए आता है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके मेंबर्स ना, इसके मेंबर्स की तादाद है 438। इसमें से 435 जो हैं वो अमेरिकन स्टेट्स से आते हैं और वो इलेक्ट होके आते हैं। तो इनको कहते हैं ये वोटिंग मेंबर्स हैं। और 3 मेंबर जो हैं ये अमेरिका की जो ओवरसीज टेरिटरीज है वहां से आते हैं। तो इनको कहा जाता है ये नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। ये सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं, इसके अलावा वोट कास्ट नहीं करते। इन दोनों हाउसेस को मिलाकर हम कहते हैं अमेरिकन कांग्रेस, जो कि इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस अमेरिका में ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि अमेरिका की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस शूरा। अमेरिका का सदर बनने के लिए आपको दोनों हाउसेस से मिलाकर सिंपल मेजोरिटी चाहिए हो। तो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज कितना होता है, मतलब वो लोग जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं, हम इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज कितना होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बच्चों, वो बनता है 538 दोनों हाउसेस को मिला के। और कैसे सदर बनता है? सिंपल मेजोरिटी से बनता है। तो अमेरिकन सदर के बनने के लिए कितने वोट चाहिए? 270 वोट्स चाहिए। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन?
सर काइंडली ये बताइएगा, ये तीन मेंबर्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं, फॉरेन स्टेट्स मतलब? अमेरिका की ना तीन ओवरसीज टेरिटरीज हैं, मतलब इन 50 रियासतों के अलावा इनके पास ना तीन आइलैंड्स हैं। ये उन आइलैंड से आते हैं, उनको कहते हैं अमेरिकन ओवरसीज टेरिटरीज। उसको जरा गूगल कीजिएगा। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो अमेरिका का जो सेनेट है उसका चेयरमैन होता है। जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन सेनेट का चेयरमैन होता है। यस, 438 तो 435 तो वो है परमानेंट यानी कि वोटिंग मेंबर्स हैं। 438, तो इसको अगर वो 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं तो फिर इसको 441 होना चाहिए। मैं इसी को कंफर्म करूंगा, फिर आप लोगों को ना वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन करूंगी। तो यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना बच्चों, ये यूएस का चेयरमैन सेनेट भी होता है। 538 जो है ना बच्चों, ये इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि यूएस कांग्रेस कहलाती है ये। इसमें 100 मेंबर सेनेट के हैं और बाकी 438 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में से जेम्स मेडिसन, इसको कहा जाता है द फादर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जेम्स मेडिसन जो है, ये फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1778 में बना था। अमेरिका बनने के 11 साल बाद यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। फिर उसके अंदर 1791 में टोटल 10 अमेंडमेंट्स हुई थी। एक ही साल 10 अमेंडमेंट्स हुई थी। इन 10 अमेंड्स को कहते हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि बिल ऑफ राइट्स कब आया था यूएस में, तो ये 1791 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्रूव हो रहा है? 1787 में। बिल ऑफ राइट्स में कितनी अमेंडमेंट्स हैं? टोटल 10 अमेंडमेंट्स हैं। अब तक ओवरऑल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 27 हुई हैं। यूएस प्रेसिडेंट का जो त्यारा होता है उसका नाम है एयरफोर्स वन। व्हाइट हाउस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी है एंड वर्क प्लेस भी है यूएस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट डे इस साल 19 फरवरी को मनाया गया है। और ये वैसे हर साल जो फरवरी का तीसरा मंडे होता है ना, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिकन जो है ये ऐसी हैं, ये डेट्स तो फिक्स नहीं करते बल्कि ये डेज डिसाइड करते हैं। फिर वो डे जिस तारीख को भी आ जाए उसी तारीख को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे याद है 2023 में जो प्रेसिडेंट डे था वो 20 फेब को मनाया गया था। अब ये 19 फेब को मनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था, ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिसको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया, मतलब इसके खिलाफ कोई वोट कास्ट नहीं हुआ था। जॉन एडम्स, ये अमेरिका का पहला वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरा प्रेसिडेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार जो पहले प्रेसिडेंट थे ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉन एडम्स ये पहला वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा प्रेसिडेंट है। थॉमस जेफरसन, ये प्रेसिडेंट तो था लेकिन ये एक आर्किटेक्ट भी था। अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। इस वक्त जो हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है। ट्रम्प जो है वो रिपब्लिकन से था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद किसने रखी थी? थॉमस जेफरसन ने रखी थी। थॉमस जेफरसन ने। जबकि रिपब्लिकन पार्टी का जो फाउंडर है वो चार पांच लोग हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन को माना जाता है। जेम्स मनरो, इसने मनरो डॉक्ट्राइन दिया था 1823 में। तो मनरो डॉक्ट्राइन कब आया था? 1823 में आया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट था जेम्स मनरो, उसने दिया था। अब बेसिकली यहां से ना अमेरिका की बदमाशी शुरू होती है।
अमेरिका जो है वो अब स्टेबल हो गया था और वो अपनी कॉलोनियां बनाना चाह रहा था। तो इस डॉक्ट्राइन के बाद अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है ना, इस पे अमेरिका का हक बनता है। तो अमेरिका जो है यूरोपियन कंट्रीज की इस साइड पर जो इंटरफेरेंस है उसको कबूल नहीं करेगा। तो आप सादा लफ्जों में कहें, ये जो अमेरिकन बदमाशी है ना, वो ये मनरो डॉक्ट्राइन से शुरू हुई थी 1823 में। एंड्रू जॉक्स जैक्सन ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसको गोलियां लगी, लेकिन ये उसके बाद भी जिंदा रहा। और जो इसका शूटर था जिसने इस पे हमला किया था, इसने उसे कत्ल भी कर दिया। इसको 4 गोलियां लगी लेकिन ये जिंदा रहा और 40 साल तक उसके बाद जिंदा रहा। और जो 4 गोलियां थी वो इसकी चेस्ट से निकाली नहीं जा सकी थी। यही एंड्रू बी जैक्सन जो है, इसी के बारे में कहा जाता है कि ये पहला प्रेसिडेंट था जिसने किचन कैबिनेट बनाई। किचन कैबिनेट से मुराद ये है कि जो की पोस्टें होती हैं वहां पे अपने ही दोस्तों को, फैमिली के बंदों को अपॉइंट कर देना, जैसे कि पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में भी आप कह सकते हैं एक तरह की किचन कैबिनेट ही बनाई गई जाती है। लाइक एक ही फैमिली से सीएम भी है, पीएम भी है, और उन्हीं का उसी फैमिली से फॉरेन मिनिस्टर भी है। तो एंड्रू बी जैक्सन इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हु मेड किचन कैबिनेट। विलियम हैरिसन ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, अनलकी था। 1841 की बात है आई गेस। सदर बनने के सिर्फ 32 दिन बाद इसकी डेथ हो गई। ये जब सदर बना तो उस रात बारिश हो रही थी और काफी ठंड थी वहां पर, लेकिन इसने इस दौरान तकरीर की, बड़ी लंबी तकरीर थी। उससे इसको निमोनिया हो गया और फिर उसी निमोनिया से कुछ दिन बाद इसकी डेथ हो गई। तो ये शॉर्टेस्ट टर्म प्रेसिडेंट रहा, ओनली 32 डेज। अब्राहम लिंकन जो है बच्चों, ये टालेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट है। इसकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी। और जो मेडिसन था, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर था, वो शॉर्टेस्ट यूएस प्रेसिडेंट था। यही जो अब्राहम लिंकन है, इसी ने अमेरिका से स्लेवरी को खत्म किया था 1865 में। जब अमेरिका में सिविल वार हुई तो यही अमेरिका का प्रेसिडेंट था। इसी ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी और यही पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कहलाता है। और फिर इसको कत्ल कर दिया गया था। थियोडोर रोजवेल्ट ये अमेरिका का यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट नहीं हुआ था, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। और फिर जो इसका प्रेसिडेंट था उसकी डेथ हो गई और फिर ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट तो है, लेकिन ये यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी। जबकि जो बाइडेन जो कि करंट प्रेसिडेंट है, ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है यूएस हिस्ट्री का। फिर बच्चों ये एक और है टेडी रोजवेल्ट। ये टेडी रोजवेल्ट है और वो थियोडोर रोजवेल्ट था। इसकी एक आंख जो है वो बॉक्सिंग खेलते हुए जाया हो गई थी। तो ये वो प्रेसिडेंट है जिसकी सिर्फ एक आंख थी। वुडरो विल्सन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये वाहिद यूएस प्रेसिडेंट है जो कि वाशिंगटन में दफन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस प्रेसिडेंट कौन था पूछ लिया जाता है, सेकंड में कौन था पूछ लिया जाता है। तो ये जो वुडरो विल्सन है, ये पहली ये पहली वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का प्रेसिडेंट था। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इसने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो कायदे आजम ने तो 14 पॉइंट्स दिए थे, लेकिन उससे पहले वुडरो विल्सन ने भी 14 पॉइंट्स दिए थे। और इन्हीं 14 पॉइंट्स से फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है बच्चों वो शुरू हुआ था।
बहुत सारी इसमें बातें थी। इसी में फिर लीग ऑफ नेशंस का आइडिया भी था, तो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। तो क्योंकि ये जो 14 पॉइंट्स थे ये दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एजेंडा था, तो फिर अगले साल 1919 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। जी। थियोडोर रूजवेल्ट जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और ये जो वुडरो विल्सन है बच्चों, ये प्रोफेसर था बाय प्रोफेशन। ये फ्रैंकलिन रोजवेल्ट है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ये सबसे ज्यादा अरसा अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म है 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स जो है ये इसी रोजवेल्ट के टाइम पर, आई थिंक इसके टाइम तक ये नहीं थी, इसने इसको इम्पोज किया था। तो बहरहाल इसने 4 टर्म्स जो है वो एंजॉय की थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था। और ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिसने 2 से ज्यादा टर्म्स एज प्रेसिडेंट इंजॉय की। देन हैरी एस ट्रूमैन, इसी ने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन दिया था। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है, कहा जाता है कि जो कोल्ड वार है उसकी इब्तिदा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप जो है ये तबाह हो गया था। तो ये यूरोप के लिए एक इमदादी पैकेज था कि हर वो कंट्री जो कि अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनेगा उसको एड दी जाएगी। और यही अमेरिकन प्रेसिडेंट था जब पाकिस्तान बना था। जब पाकिस्तान बना तो ट्रूमैन जो है उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था। फिर पूछा जाता है कि कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान। तो ये है आइजनहावर जो है ये 1959 में पाकिस्तान आया था, अयूब खान के टाइम में। इसके अलावा 4 और यूएस प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। लिंडन बी जॉनसन है, 1967 में आया था। रिचर्ड निक्सन है, 1969 में आया था। बिल क्लिंटन है जो कि 2000 में आया था। और जॉर्ज बुश 2006 में आया था। और पिछले 18 साल में किसी यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया। सर ये कॉन्सिडेंस है कि जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट करता है उसके बाद हमारे यहाँ वॉर होती है? नहीं, ये जो इनके विजिट्स है ना, ये है ही उन्हीं हालात के मुताबिक होते हैं। लाइक ये जो 2000 में ये आया था, तो तब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। तो ये उस कंटेक्स्ट में था, और वो जो कारगिल का जो इशू था। और 2006 में जब ये आया था तब वो वार अगेंस्ट टेरर चल रही थी। तो बेसिकली ये उसी कंटेक्स्ट में होती है। मतलब ग्लोबल जो है ना मामला वो इस तरह के होते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान की हेल्प की जरूरत होती है। और पाकिस्तान, ये जो 1969 में आया था रिचर्ड निक्सन, तो इसके बाद पाकिस्तान ने यूएस और चाइना के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करवाने के लिए यूएस की हेल्प करना शुरू की थी। और फिर अल्टीमेटली 1971 में पाकिस्तान ही हेनरी किसिंजर को खुफिया तौर पे चाइना में ले गया था। और फिर दोनों कंट्रीज का जो आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बाकायदा एस्टैब्लिश हुए थे। अमेरिका रशिया को एंग्री नहीं करना चाहता था, इसलिए खुफिया तौर पर ये सारा मामला चल रहा था। तो आप ये समझ लें कि ये जो विजिट्स हैं ये स्ट्रेटेजिक नोयत की। बारक ओबामा, इसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 2006 में इसकी वॉइस की वजह से, जो कि एक ऑडियो बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, उसमें इसकी वॉइस जो है वो, उसमें आई थिंक इसकी ऑडियो बुक जो है वो बनाई गई थी। और ये पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था जो कि अफ्रीका से था, जिसका ओरिजिन जो है वो अफ्रीका से था। अब तक बच्चों 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कत्ल हुए हैं। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। एक है अब्राहम लिंकन
जो कि स्लेवरी को जिसने खत्म किया था, अबॉलिश किया था, और फिर इसीलिए इसको कत्ल कर दिया गया था 1865 में। और दूसरा है JF कैनेडी, जो कि 1963 में कत्ल हुआ था। ये वो चार प्रेसिडेंट्स हैं, और चार ही ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी नेचुरल डेथ हुई जब वो प्रेसिडेंट्स थे। तो टोटल 8 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो हैं, ये अपनी सदारत के दौरान, इसको कहा जाता है इंग्लिश में इन ऑफिस, तो 8 ऐसे US प्रेसिडेंट्स हैं जिनकी इन ऑफिस डेथ हुई। और 4 ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट की मूवमेंट आई। सदर को हटाने का जो तरीकाकार होता है बच्चों, पाकिस्तान में भी यही है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट, और US में भी यही है, इम्पीचमेंट। तो मोस्टली सदर को हटाने का तरीकाकार इम्पीचमेंट ही कहलाता है, और प्राइम मिनिस्टर को हटाने का जो तरीकाकार होता है वो कहलाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले एंड्रयू जॉनसन, ये फर्स्ट US प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट आई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। रिचर्ड निक्सन, ये सेकंड है, और इसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट थी वो कामयाब हो जाती। इसको कहते हैं वाटर गेट स्कैंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर गेट स्कैंडल, ये आप ये समझ लें कि ये अपोजिशन के जासूसी करवाया करता था, और इवन हुकूमत के अपने बंदों की भी। तो रिचर्ड निक्सन, इसका वो जो उनकी जासूसी करवाना है, इसको कहते हैं वाटर गेट स्कैंडल। फिर तीसरा US प्रेसिडेंट जो इम्पीच किया गया, लेकिन इसकी भी इम्पीचमेंट कामयाब नहीं हुई, जो निक्सन है बच्चों, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट कामयाब हो जाती, लेकिन इसने उससे पहले ही रिजाइन कर दिया। और क्लिंटन तीसरा प्रेसिडेंट है, और ट्रंप जो है ये चौथा प्रेसिडेंट है। और ट्रंप वाहिद प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट 2 बार है। ये पहले 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं। जो करंट प्रेसिडेंट है इसका नाम है जो बाइडन, इसकी पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। और ये भी पूछा जाता है ये कितवां प्रेसिडेंट है, तो ये 46th प्रेसिडेंट है। और इससे पहले ये ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है, 2009 से लेके 2017 तक। इसको टोटल 306 वोट मिले। और कमाला हैरिस, ये US वाइस प्रेसिडेंट है, इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। ये पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है USA की। अमेरिका का जो सेनेट है बच्चों, उसका चेयरमैन तो मैंने आपको बताया US वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका हेड जो है वो स्पीकर होता है। तो ट्रंप के टाइम पे नैन्सी पेलोसी, ये बड़ा फेमस कैरेक्टर है, ये स्पीकर थी US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। अब 2020 में 2022 में केविन मैकार्थी, ये बना था स्पीकर, लेकिन ये पहला स्पीकर है जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक कामयाब हुई। ये पहला US स्पीकर है जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कामयाब हुई। और जो मौजूदा US स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, उसका नाम है माइक जॉनसन। माइक जॉनसन इज द करंट स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बच्चों अमेरिका की कैबिनेट है। कैबिनेट से मुराद मिनिस्टर्स होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लॉयड ऑस्टिन। हमारे लिए अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुराद फॉरेन मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट के बाद अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट होता है, और तीसरे नंबर पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये होता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इस टाइम वो है एंटोनी ब्लिंकन। तो बस ये दो हैं जिनको हमें याद रखना है, एक उनका डिफेंस मिनिस्टर और दूसरा उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर दोनों से मुराद एक ही चीज होती है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आए। तो बच्चों ये था अमेरिका, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, अमेरिका के स्टेट्स को डिस्कस किया, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है अब कोई पॉइंट मिसिंग नहीं होगा।
अब हम चलते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा के बारे में एक तो मैंने आपको बताया कि कनाडा, इसका अमेरिका के साथ जो बॉर्डर है ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, 49th पैरेलल लाइन कहलाता है। कनाडा की जो कोस्टल लाइन है ये दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका की ओवरसीज टेरिटरीज को कहा जाता है कि उसको भी ऐड कर दे, फिर अमेरिका दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री बन जाता है। लेकिन ज्यादातर सोर्सेज जो हैं वो कनाडा को ही दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, कनाडा जो है बच्चों, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है ओटावा। ओटावा से पहले कनाडा का जो कैपिटल था वो था टोरंटो। पहले टोरंटो इसका कैपिटल था, लेकिन अब इसका जो कैपिटल है दैट इज ओटावा। फिर ये एक और सिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से, क्यूबेक। क्यूबेक सिटी जो है ये कहाँ पे है? ये भी कनाडा में है, ये हमने बस याद रखी। और मैंने आपको कल बताया था विक्टोरिया आइलैंड्स, ये कहाँ पे है? ये भी कनाडा में है। और इससे ऊपर अगर आप देखें तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स भी है कनाडा में। तो चर्चिल रिवर भी यहाँ पे कनाडा में है, एलिजाबेथ आइलैंड्स भी हैं, विक्टोरिया आइलैंड्स में। तो बरतानिया का क्योंकि बादशाह जो है वो इनका भी बादशाह होता है, तो बड़ा होल्ड है उनका इनके ऊपर। जस्टिन ट्रूडो बहुत बार एग्जाम में आता है, ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, और ये 2015 से कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। इसकी पार्टी का नाम क्या है? इसकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। वुड बफलो नेशनल पार्क, ये कनाडा का नेशनल पार्क है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो अलास्का नेशनल पार्क है यूएसए में, और ये दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बफलो नेशनल पार्क। ये अगेन कनाडा का मैप है। अच्छा बच्चों, एक एग्रीमेंट है, हमने एशिया को पढ़ा था तो हमने साफ्टा को पढ़ा था, जब अमेरिका को पढ़ते हैं तो नाफ्टा को पढ़ते हैं। नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा बेसिकली इसी एग्रीमेंट को सामने रखते हुए किया गया था। नाफ्टा की जो पार्टीज हैं वो सिर्फ तीन है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो नाफ्टा के मेंबर्स सिर्फ तीन हैं। हमने याद रखना है कि नाफ्टा स्टैंड्स फॉर, और ये याद रखना है कि ये कब हुआ था, 1994 से इफेक्ट में है। और इसके मेंबर्स कितने हैं? तीन हैं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। जहां तक बच्चों बात है मैक्सिको की, तो मैक्सिको का कहा जाता है द मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा जो मैक्सिको गल्फ है ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ भी है। और बच्चों क्यूबा, ये एक छोटा सा कंट्री है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। हुआ ये कि 1959 में फिदल कास्ट्रो के थ्रू क्यूबा में रेवोल्यूशन आ गया, और ये रेवोल्यूशन जो है इसको कहते हैं द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और इसमें ची गवीरा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इस रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका के ताल्लुकात क्यूबा के साथ खराब हो गए, और क्यूबा जो है ये यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो गया। फिर 1959 में पाकिस्तान से एक त्यारा उड़ा, अमेरिकन त्यारा था U-2, और वो रशिया ने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको गिरा दिया। तब से ऐसे लगा कि शायद जैसे थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। और फिर रशिया ने क्या किया, यानी कि सोवियत यूनियन ने क्या किया, उसने क्यूबा के अंदर मिसाइल नस्ब कर दिए अमेरिका को डराने के लिए। इसको कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बस आपने याद रखना है ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था। अमेरिका की एक बड़ी बदनाम जेल है ग्वांतानामो बे, वो कहाँ पे है? वो भी इसी क्यूबा के एक आइलैंड पर है। अच्छा, इसका जो कैपिटल है दैट इज हवाना। आप लोग शायद हैरान हो कि क्यूबा पाकिस्तान को बहुत सारे स्कॉलरशिप भी देता है। हमारा एक दोस्त है, उसने यही क्यूबा से स्कॉलरशिप पर एमबीबीएस किया था।
ये यहाँ पर है, ग्वांतानामो बे। ये है फिदल कास्ट्रो। एग्जाम में आता रहता है। फिदल कास्ट्रो के पीछे अगर आप देखें तो जो फोटो बनी हुई है वो वही ची गुवेरा जिसको हमने कल डिस्कस किया था, जिसका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। फिदल कास्ट्रो के बाद इसका बेटा था राहुल कास्ट्रो। वो क्यूबा का प्रेसिडेंट रहा, लेकिन अब वो भी नहीं है, अब कोई और शख्स है। तो फिदल कास्ट्रो को आपने याद रखना है, एंड राहुल कास्ट्रो को आप याद नहीं याद रखना है कि इनका ताल्लुक कहाँ से था। फिर बच्चों ये कैरिबियन आइलैंड्स, कैरिबियन सी, और उसके अंदर ये जो आइलैंड्स हैं इनको कहते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। इनकी तादाद जो है वो तो तकरीबन 700 है, इन आइलैंड्स की जो तादाद है। और ये टोटल 13 कंट्रीज बनते हैं। इन 13 कंट्रीज को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेस्ट इंडीज। तो पूछा जाता है कि वेस्ट इंडीज का कैपिटल क्या है। तो वेस्ट इंडीज का जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन को समझा जाता है। यहीं पर एक कंट्री है जिसका नाम है जमाइका। जमाइका जो है इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ स्प्रिंटर्स। यूसैन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, जो कि फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ माना जाता है, यूसैन बोल्ट। तो इसका ताल्लुक भी जमाइका से ही है। इसी पे एक बड़ा समझ लेके जोक भी था कि यूसैन बोल्ट जो है ये भागता हुआ जा रहा होता है। इतने में एक इसका एक दोस्त आता है, वो इसे कहता है कि यूसैन व्हाई आर यू रनिंग, तो आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। तो ये कहता है कि नहीं यार, मुझे जरा जल्दी है। तो ये उसकी गाड़ी की लिफ्ट नहीं लेता, भागता हुआ कहता है नहीं यार मुझे जल्दी है, मैं इसलिए आपकी लिफ्ट नहीं ले सकता। बारबाडोस से है। रिहाना जो है उसका ताल्लुक बारबाडोस से है। वो उनकी नेशनल हीरो है। और बारबाडोस भी यहीं पे है। यहाँ पे देखें एक छोटा सा कंट्री है बारबाडोस, जिसके बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि ये लेटेस्ट कंट्री है जिसने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपके।